2024 चुनावी साल रहा। पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें नतीजे अप्रत्याशित आए। कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अब उतनी नहीं रही जितनी 2014 या फिर 2019 के चुनाव में थी। कहा जाता है कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता चरम पर थी, लेकिन अब वह लोकप्रियता घट रही है। राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, इसी वजह से 99 सीटों पर पहुंचे। उसके बाद 2 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए। हरियाणा में भी नतीजे अप्रत्याशित आए। वहां भी कहा गया कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और प्रधानमंत्री मोदी के अंदर वह पावर अब नहीं रहा जो पावर पहले वोटों को ट्रांसफ़र करने का था। और अब जम्मू कश्मीर में हालांकि नतीजे वैसे ही आए जैसे कि कल्पना की गई थी, लेकिन अब 2 और राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हो सत्ता की बात। पहला राज्य है महाराष्ट्र और दूसरा राज्य है झारखंड। तो आज बात करेंगे दोनों ही राज्यों की, लेकिन ज़्यादा बात करेंगे आज महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ के फोटो के साथ मुंबई में कई पोस्टर लगे हैं। उस पोस्टर पर लिखा है बटोगे तो कटोगे। अगस्त के महीने में योगी आदित्यनाथ ने एक सभा में यह बयान दिया था, काफ़ी वायरल हुआ था। लोगों ने हाथों हाथ इस बयान को लिया था और लगभग ऐसा लगा जिस तरीके से बीजेपी का राष्ट्रीय नारा यह बन गया, जैसे कि वह नारा था सबका साथ सबका विकास। यह नारा कहीं ना कहीं उस नारे पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि उस दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ, निर्मम तरीके से जो कुछ हुआ, वह योगी आदित्यनाथ ने मंचों से लोगों के जहन में उतारा। कहा कि अगर बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। अब महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। 20 नवंबर को चुनाव है, 23 नवंबर को नतीजे आने हैं। उससे पहले योगी आदित्यनाथ के इस तरीके से महाराष्ट्र में पोस्टर लगे, जबकि अभी तक योगी आदित्यनाथ प्रचार करने के लिए नहीं गए। तो क्या यह बात सच हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौर अब खत्म हो चला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर अब वो पावर नहीं रही जो पावर पहले हुआ करता था वोटों को ट्रांसफ़र करने के लिए, या फिर जो जातीय गोलबंदी विपक्ष कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि जातीय जनगणना इस देश में ज़रूर होगी। राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि हम जो चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से वह करवा लेते हैं। 56 इंच का जो सीना था वह 56 इंच का अब नहीं रहा। तो क्या अब धार्मिक तौर पर वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए बीजेपी इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? क्या योगी आदित्यनाथ में अब वह ताकत ज़्यादा है प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले? जो वोटों को ट्रांसफ़र करने की योगी के पास वह ताकत ज़्यादा है, क्योंकि देश की जनता या फिर जो बड़े नेता है वह अक्सर हमेशा भविष्य का जो नैरेटिव होता है उसी की तरफ देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2029 के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, लेकिन उससे पहले बीजेपी को वह नाम जरूर तैयार करना होगा जिससे वह भविष्य के नैरेटिव के तौर पर पेश कर सके, देश के सामने पेश कर सके, जनता के सामने पेश कर सके, दुनिया के सामने पेश कर सके। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये पोस्टर लगे उसका असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि झारखंड में भी जो चुनाव के प्रभारी है वह हेमंत विश्व शर्मा है। हेमंत विश्व शर्मा अपने असम में जहाँ के वह मुख्यमंत्री है वहाँ जातीय जनगणना करवा चुके हैं। उसमें मुसलमानों को भी जातीय जनगणना वह करवा चुके हैं और अब वह मांग अब देश में चल रही है। 2025 में उम्मीद है जो 2021 में जनगणना होनी थी वो 2025 में हो जाए, ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लग रहे हैं वह कहीं ना कहीं एक और नैरेटिव की जंग छेड़ रहे हैं और आम जनमानस में ये चर्चा होने लगी है कि क्या योगी आदित्यनाथ ही वह गेम चेंजर है जो महाराष्ट्र के नतीजे भी पलट सकते हैं। क्योंकि हरियाणा में भी जिन जिन जगहों पर योगी आदित्यनाथ की रैलियाँ हुई उन जगहों पर योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। और बटोगे तो कटोगे तो जिस तरीके से बीजेपी अब प्रचारित कर रही है हर चुनाव में और वह सफलता भी मिल रही है बीजेपी को, इसका जो ताज़ा उदाहरण है और मजबूत उदाहरण है वह हरियाणा का चुनाव है। जम्मू में 28 सीट बीजेपी के पास थी जब पिछला चुनाव 2014 में वहां पर हुआ था, लेकिन इस बार एक सीट बढ़ी और 2024 में 29 सीट बीजेपी को मिली है। तो कहीं ना कहीं जातीय गोलबंदी के नाम पर जिस तरीके से विपक्ष बांटने की कोशिश कर रहा है देश को, उसका जो जवाब काउंटर बीजेपी कर रही है वह बटोगे तो कटोगे के नारे के साथ यह काउंटर किया जा रहा है।
तो महाराष्ट्र के चुनाव में अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जातीय जनगणना के नाम पर राहुल गांधी जिस तरीके से बांटने की कोशिश कर रहे हैं वह कामयाब होता है या फिर बटोगे तो कटोगे के नाम पर जो हिंदुओं को या फिर सभी को एक करने की बात की जा रही है वह कामयाबी किसको मिलती है यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि बटोगे तो कटोगे का जो नारा है वह 1947 में जिस तरीके से देश बटा था उस संदर्भ में दिया गया है, ना कि आज के संदर्भ में दिया गया है। लेकिन समझने वालों को इशारा काफ़ी होता है। बाकी इस पूरी वीडियो पर क्या है आपकी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो अक्सर ये सवाल पूछा जाता था कि कांग्रेस को देश के विकास से क्या तकलीफ है। लेकिन जब से ये लोग सत्ता से बाहर गए हैं, इस सवाल का जवाब इन्होंने खुद दे दिया है। आज कांग्रेस के असली रंग खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस को अब अर्बन नक्सल का गैंग चला रहा है। पूरी दुनिया में जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, कांग्रेस अब खुलकर उनके साथ खड़ी है। इसलिए अपनी घोर असफलताओं के बावजूद कांग्रेस सरकार बनाने का सपना देख रही है। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। साथियों, जहां जहां कांग्रेस के कदम पड़ते जाते हैं, वहां बंटाधार ही होता है। इन्होंने देश को गरीबी के गर्त में धकेला। इन्होंने महाराष्ट्र को तबाह किया, महाराष्ट्र के किसानों को तबाह किया। इन्होंने जिस किसी राज्य में सरकार बनाई उसे भी तबाह किया। यही नहीं, इनकी संगत में आकर दूसरी पार्टियां भी बर्बाद हो जाती है। जो लोग पहले राष्ट्रवाद की बात करते थे, वो अब
तुष्टीकरण की राजनीति करने लग गए हैं। आपको भी पता है, हमारी सरकार वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जों पर बिल लेकर आई है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस के नए नए चेले वक्फ बोर्ड क्या हमारे बिल का विरोध करने का पाप कर रहे हैं। ये कहते हैं वक्फ के अवैध कब्जों को हटने नहीं देंगे। यहां तक कि कांग्रेस के लोग वीर सावरकर जी के लिए अपशब्द बोलते हैं, उनका अपमान करते हैं। कांग्रेस के चेले तब भी उनके पीछे खड़े रहते हैं। आज कांग्रेस ऐलान कर रही है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर वापस लागू करेंगे और कांग्रेस के चेलों की बोलती बंद है। नया वोट बैंक बनाने के लिए विचारधारा का ऐसा पतन, कांग्रेस की ऐसी जी हुजूरी, कांग्रेस का भूत जिसके भी भीतर घुस जाए उसका यही हाल होता है।